अब यहाँ पे नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन। यहाँ पे अगर आपको हिंदी में ये समझने में पढ़ने में दिक्कत आए तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो म्यूटेशन, ये इंग्लिश में कहा जाता है इसको उत्परिवर्तनवाद को। ये ह्यूगो डी व्रीज 1901 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इससे पहले हमने लेमार्कवाद पढ़ा, डार्विनवाद पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद। ये लास्ट है हमारा और इम्पॉर्टेंट है, सभी सिद्धांत में से ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जैविक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट हम पढ़ते हैं, मेन जो सिद्धांत पढ़ते हैं वो यही 3 पढ़ते हैं। जो थर्ड है हमारा उत्परिवर्तनवाद, ये 1901 में ह्यूगो डी व्रीज इन्होंने दिया है और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी जो जीव है उनमें परिवर्तन होते हैं वो तुरंत होते, अचानक होते, यानी कि इन्होंने किसकी आलोचना की है तो डार्विनवाद की आलोचना की है। डार्विनवाद है उनकी कमियों को दूर करने के लिए अपना इन्होंने खुद का सिद्धांत दिया जिसको हम उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो जितने भी अचानक से परिवर्तन होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो अचानक होते हैं, वो वंशागुणत होते हैं और साथ में ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी कि ये आगे हमारे, यानी कि अगर कोई जीव है उसने अचानक से अपने अंदर सडन चेंज किया तो आगे जितने भी पीढ़ी होगी उसमें ये स्थायी रहेगी, यानी कि उसमें वो ट्रांसफर होगी और ये वंशागुणत हो सकती है, यानी कि ये होगी। तो डार्विनवाद ने क्या बोला था कि वंशागुणत नहीं होती हैं चेंजेस, लेकिन उत्परिवर्तनवाद में जो उनकी कमियां हैं उनकी आलोचना करके इन्होंने उल्टा बोला। इन्होंने बोला कि जितने भी परिवर्तन होंगे वो अचानक होंगे, जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी होंगे, यानी कि वो चलते आएंगे, ट्रांसफर होते आएंगे और ये वंशागुणत होंगे। तो ये इसकी आलोचना थी डार्विनवाद की। उत्परिवर्तनवाद में ये चीजें कही गई हैं। इसमें क्या 2 चीज बताई है, जो जीन है और गुणसूत्र है, यानी कि जो जीन्स है और क्रोमोसोम है, इसमें ये होता है जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, वो सभी चीजें जीन में होती है, हमारे क्रोमोसोम में होती है और ये परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है, यानी कि आगे वाली जो पीढ़ी है उसमें ये जाके ट्रांसफर हो सकता है। तो ये उत्परिवर्तनवाद में कहा गया है। तो ये आलोचना थी किसकी, तो डार्विनवाद की। हमने पढ़ा डार्विनवाद में चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था कि जितने परिवर्तन होते हैं, एक तो वो बहुत लंबे समय में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, अचानक से सडन नहीं होते। उत्परिवर्तनवाद में क्या कहा गया है कि जो जितने भी चेंजेस होते हैं वो सडन होते हैं। इन्होंने क्या बोला डार्विनवाद ने कि जो हमारे चेंजेस होंगे वो वंशागुणत नहीं होंगे, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन जो ये उत्परिवर्तनवाद है इसमें ये कहा गया है कि जो चेंजेस होंगे वो आगे ट्रांसफर हो सकते हैं, आगे वंशागुणत हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब देखो ह्यूगो डी व्रीज ने प्रयोग किया है, तो यहाँ पे इनके प्रयोग से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है वो देख लो। इन्होंने किस पे किया है, तो ये इवनिंग प्रिमरोज एक फूल है, यानी कि ये इस फूल पे इन्होंने प्रयोग किया था और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्प्रिंग रोज है इस पे किसने प्रयोग किया था और ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है, तो उत्परिवर्तनवाद से रिलेटेड ये सिद्धांत है। देखो इन्होंने पाया कि कुछ नई जो संततियां हैं अचानक अलग लक्षणों में उत्पन्न हो गई। इन्होंने इस पे प्रयोग किया और फिर देखा कि ये येलो यहाँ पे इनकी फूल्स हैं, पत्तियां हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि इसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेकिन वो जो चेंजेस है वो अचानक हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि जो परिवर्तन है वो क्रमिक नहीं होते, यानी कि ये टाइम टू टाइम धीरे धीरे नहीं बढ़ते हैं, ये अचानक से यानी कि सडन आके चेंजेस होते हैं। तो ये आकस्मिक यानी कि ये सडनली चेंज हो जाते हैं और इन्होंने ये इसको म्यूटेशन कहा, यानी कि जो चीजें अचानक से चेंज हो जाती है, अचानक से किसी जीव में या फिर जंतु में उत्पन्न हो जाती है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, उसी को हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। तो ये किसने दिया है, तो ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में दिया है। अब इन्होंने क्या बोला कि प्रकृति चयन की सीमित भूमिका है, यानी कि डार्विनवाद के विपरीत ये प्रकृति की जो चयन है उसकी जो भूमिका है उसको इन्होंने कम बताया है, यानी कि प्रकृति का कोई यहाँ पे यानी कि प्रकृति का यहाँ पे कम भूमिका बताई है, सेकेंडरी चीज बताई है। प्राइमरी इन्होंने क्या बोला है, प्राइमरी इन्होंने यही बोला है कि जो उत्परिवर्तन है वही इसकी भूमिका है। पहली भूमिका उत्परिवर्तन है किसी भी जंतु में आने की। नई जो प्रजाति है उनका निर्माण कैसे होता है, उपयोगी उत्परिवर्तन से, यानी कि नई प्रजाति बनती है और अनुपयोगी उत्परिवर्तन से वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपने सिद्धांत में बोला है। अब देखो आगे इन्होंने क्या बोला है कि उत्परिवर्तनवाद के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर उदाहरण की बात करें जैसे लेमार्कवाद में हमने उदाहरण देखा,
हमने डार्विनवाद में देखा, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने पौधों में अचानक से जो रंग है या फिर आकार में परिवर्तन होना, ये अचानक से होना, ये सभी उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत में है। कीटों में अचानक से प्रतिरोधक जो क्षमता है वो आ जाना, मनुष्य में रंगाधता या फिर हीमोफीलिया जीव उत्पन्न हो जाना, ये सभी क्या है, जीन से उत्पन्न होने वाले जितने सडन जो लक्षण है ये सभी इन्होंने बताया है। इसलिए यहाँ पे आप देख लो कि पौधों का जो आकार है या फिर कलर है उसमें सडन चेंज आना, ये सभी किस कारण होते हैं, तो जीन में सडन जो चेंजेस होते हैं उस कारण होते हैं। और जीन हमारी किससे रिलेटेड होती है, तो ये हमारी वंशागुणत से रिलेटेड होती है, हमारे क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, इसीलिए इन्होंने इसको वंशागुणत भी माना है। तो ये यहाँ पे इन्होंने आलोचना की है। अब यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद के बीच में अंतर, इससे पहले हमने लेमार्कवाद और डार्विनवाद के बीच में डिफरेंसेस देख लिए थे। अब हम उत्परिवर्तनवाद और डार्विनवाद के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये इसकी आलोचना में आया था, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो, परिवर्तन की जो गति है, डार्विनवाद ने बोली है कि परिवर्तन की गति कम होगी, यानी कि धीमी होगी, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ये अचानक से परिवर्तन होंगे, यानी कि सडन हो जाएंगे। मुख्य कारण क्या है, इन्होंने बोला है कि प्राकृतिक चयन, और इन्होंने बोला है उत्परिवर्तन इसका मुख्य कारण बताया। फिर तीसरा है नई प्रजाति कैसे होती है, तो धीरे धीरे आती है, और इन्होंने बोला कि एक ही पीढ़ी में ये हो जाती है। इसके बाद भूमिका क्या है, तो चयन का प्रमुख है और उत्परिवर्तन का यहाँ पे प्रमुख कारण दिया गया है। तो ये चीजें आप यहाँ से याद कर सकते हो। ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अच्छे से जैव विकास, यानी कि जैव ने अपना विकास कैसे किया है, जीवन का विकास कैसे हुआ है। तो इन सभी को हम अच्छे से 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहला है ड्रायोपिथेकस, यानी कि मानव जब इस काल में था तो इसने अपने आप को कैसे विकास किया, इसके लक्षण क्या थे। फिर अभी एट प्रेजेंट हम होमोसैपियंस में हैं, तो हमने होमोसैपियंस तक आते आते हमने क्या क्या चीजें परिवर्तन की है अपने अंदर, उन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, हमने विद पिक्चर पढ़े हैं। मैंने आपको बुक के पीछे भी दिखाया था कि अगर आप साइंस का पार्ट पढ़ना चाहते हो तो आपको पिक्चोरियल फॉर्म में हर एक कंटेंट मिलने वाला है। तो बेस्ट वीडियो है, बेस्ट आपको यहाँ पे बुक मिलने वाली है। बुक आपको मैं बता दूं कहाँ कहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे अवेलेबल है, आप ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज है, और आप देखोगे जब भी अगर आप बुक खरीदोगे तो आपको ऐसी बुक नहीं मिलने वाली, आपने कहीं भी मार्केट में ऐसी बुक नहीं देखी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।